क्रॉप होता क्या? स्टैंडिंग क्रॉप इज व्हाट? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब एक अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। वहीं पे स्टैंडिंग क्वालिटी क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात है। तो ये मेन डिफरेंस है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के में लगाते में स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग क्वालिटी में, लेकिन स्टैंडिंग क्वालिटी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और स्टैंडिंग क्रॉप आए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इसमें सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है तो उनका इकोसिस्टम उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। अब आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हमारे पास पहले तो आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो क्या है? रेट ऑफ बायोमास ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी इज लाइक इसकी यूनिट है जी एम रेशियो ऑफ -2 ईयर -2 और केल्विन। तो गाइस प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी हमारी पहले कैसी होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यप्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या? इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। मतलब कैसे बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? केल्विन कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और इसको डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर कंपेयर किया जा सकता है। लाइक इसका पहला पार्ट आता है, ये सब डिवाइडेड है जीपीपी, जिसका मतलब है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड इन एन इकोसिस्टम इन प्रोड्यूसर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड जीपीपी। मतलब पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ऑर्गेनिक फूड जो होती है एक फिक्स्ड हो रही है किसके अंदर? प्रोड्यूसर्स के अंदर, या इकोसिस्टम से ली जा रही है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको जीपीपी कहते हैं। इसके अंदर इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड नोन एज total gross photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. देखो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जीपीपी क्या है? टोटल CO2 फिक्सेशन कितना हो रहा है, ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना बन रहा है प्लांट्स के द्वारा, इसको जीपीपी कहते हैं। ठीक है, और फिर आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ये होता है कितना ऑर्गेनिक मैटर स्टोर कर रहा है प्लांट टिश्यू। ठीक है, रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन के बाद कितना बच रहा है उसके पास, उसको एनपीपी कहेंगे। अब इनका एक फॉर्मूला होता है एनपीपी निकालने के लिए। एनपीपी निकालने के लिए हमें जीपीपी माइनस आर, जहां पे ये जो आर है दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कह दो या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह दो, है ना? बात तो एक ही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। ये तो था हमारा प्राइमरी, टन टन टन। अब आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या कहता है? सेकेंडरी प्रोडक्शन इज द रेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू बन रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिक मैटर कैसे? कंज्यूमर्स के द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। उसमें किसमें था? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है? एनसीपी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस एचआर, और हेयर एचआर इज फॉर एनर्जी यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स। ओके, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इट डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये प्राइमरी प्रोडक्टिव किस किस पे डिपेंड कर सकती है? प्लांट स्पीशीज पे कर सकती है। हो सकता है कोई प्लांट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो लेकिन दूसरे एरिया में प्रोडक्टिव ना हो। वहीं पे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी क्या है। वो मैंने कि हो सकता है एयरप्लेन एरिया में वो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक हो लेकिन डेजर्ट एरिया में उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। और जो एनिमल नेट प्रोडक्टिविटी है, द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। इन्होंने डायरेक्टली एक दे रखा है। एनसीईआरटी ने बोला तो यार आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार वो डायरेक्टली ऐसे
मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। उन्होंने 170 दे दिया आपको, 170 दे दिया, वो आपको 70 दे सकता है, 17 दे सकता है, या 177 दे सकता है, ताकि कंफ्यूज होने के लिए, है ना। तो प्रोडक्टिव ऑफ ओशन इज ओनली 55। ये तो हमारी किसकी थी, एनुअल, पूरे साल की, किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। और ये खाली ओशंस के द्वारा कितनी है, 55 बिलियन टन्स। तो ये तो कल के टॉपिक्स जो बचे हुए थे। अब आते हैं हमारे पास कलम ने बायोटिक फैक्टर्स की थे, आज हम करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है हमारा पहले लाइट, टेम्परेचर और सॉइल। इधर लिख लेते हैं पहले, फिर हम शुरू करते हैं। और सॉइल आएगा और बाकी कुछ और अदर एक्सेट्रा चीजें आएंगी, ठीक है। पहले लाइट, लाइट क्या है, एक सोलर कांस्टेंट, जो सोलर एनर्जी सन दे रहा है वो लाइट है। इसकी वैल्यू क्या है सोलर कांस्टेंट की, सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट। ये एनसीईआरटी ने बोला है, इसलिए अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये मेरे पास से मेरे मन से कुछ नहीं है। अच्छा, एक होता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मतलब सन से कितनी सोलर रेडिएशन पड़ रही है, क्या है, इज लेस देन 50% ऑफ इट इज इट photosynthetically active radiation. Plant captures 2 से 10 of power and this small amount of energy sustain the entire living. मतलब देखो 100% में से जो सूरज फॉर एग्जांपल ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये लाइट भेजी इसने प्लांट को, ये हमारा प्लांट है, इसमें से 100% में से खाली 50% तो वो है इंसिडेंट वाली, मतलब जो प्लांट के लिए काम आ सकती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 50। इसमें से प्लांट खाली कितनी लेता है, 2 से 10%। ये 2 से 10%, और हमें पता है एक रूल होता है हमारा 10% रूल, मतलब खाली 90%, फॉर एग्जांपल इसने 10% ली तो कितनी 9% इसने यूटिलाइज कर ली, और 1% इसने आगे रैबिट को भेज दी, फिर वहां से 90% रैबिट यूटिलाइज कर लेगा, 1% फॉक्स को भेजेगा, और फिर लाइन को, है ना, हमने कल पढ़ा था। सोचो कितनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी लाइन को, तो इकोलॉजिकली कितना वीक होगा। तो मतलब ये खाली जो 2 से 10% है, यही पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है, इतनी कम एनर्जी। और अगर इसने ज्यादा ली तो फिर देखो क्या ही मतलब हो सकता है, बवाल मचा देंगे भैया प्लांट सब, है ऐसा बवाल मचाएंगे, बहुत खतरनाक वाला। चलो फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर कुछ रूल्स आते हैं, लाइक एलेंस रूल और बर्ग्समैन रूल। ये दो क्या कहते हैं, बर्ग्समैन रूल कहता है कि बर्ड एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन एंड लेसर इन वार्म सीजन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्दी मतलब ठंडी जगहों पर रहता है तो उसका बॉडी वेट थोड़ा ना बड़ा होगा, यार वो जायज से भी बात है। सर्दियों में रहता है तो उसकी एक पूरी फैट की लेयर होगी जो उसको इंसुलेट करेगी, बहुत ज़्यादा फर होंगे, एक तो फर की वजह से भी एनिमल बहुत बड़ा दिखता है, तो ये चीज़। और एलेंस रूल कहता है कि अगर कोई मैमल कोल्ड क्लाइमेट का है तो उसके छोटे छोटे कान होंगे, हाथ पैर छोटे छोटे होंगे ताकि हीट लॉस कम हो, ये भी बात सही है। लाइक पोलर बियर्स है ना, पोलर बियर के कितने छोटे छोटे कान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लिम्स, और वहीं पे वो बड़ा भी होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, एक ऐसा फैक्टर है टेम्परेचर। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, टेम्परेचर से हमें कुछ चीज़ और पता चलती है, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वजह से हर एनिमल हर जगह नहीं पाया जाता। अगर कोई स्नो लेपर्ड है जो स्नो एरिया में पाया जाता है तो वो कर्नाटका या डेजर्ट में नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ वेरी ऑफ टेम्परेचर। तो वही चीज़ है। दूसरा आता है हमारे पास दो तरीके के और एनिमल्स आते हैं, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। इनके बारे में थोड़ा सा बस 10 मिनट बाद और अच्छे से बात करेंगे। तो हम इस टेम्परेचर के साथ पढ़े इसलिए मैं एक दो बातें बता रहा हूँ इनको, क्योंकि एनसीईआरटी भी उन्हीं के साथ दो बातें करती है कि यूरीथर्मल कौन से होते हैं जो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टीनोथर्मल जो टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट टॉलरेट वास्ट टेम्परेचर एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर। ठीक है, लाइक ह्यूमंस, और इसमें रेप्टाइल्स आ जाएगा। जैसे ही सर्दियाँ होती है रेप्टाइल्स सूख जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ मेम्बर्स लाइक बियर्स भी चले जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस भाई अंटार्कटिका में भी मिलेगा तुम्हें, वेरी कर जाता है टेम्परेचर, अपनी बॉडी को उस हिसाब से उस वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर लेता है, हैबिचुअल कर लेता है। ठीक है, फिर आता है अडेप्टेशंस।
अडेप्टेशन मतलब जो एनिमल्स उन्होंने कैसे अडेप्ट किया अपने आप को इन सिचुएशंस के, इन क्लाइमेट के, इन टेम्परेचर के हिसाब से। सी मैमल्स ने क्या किया, सी मैमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट बबलर रिड्यूसेस हीट लॉस। उनके वही थिक लेयर होती है उनके आसपास बॉडी के, जिसकी वजह से इंसुलेटिंग का काम करती है, हीट इंसुलेट करता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है। और डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेसेस एंड हैव दिस टर्मिटा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ डेजर्ट प्लांट, हियर वी मेक, ठीक है, ये हमारे क्यूटिकल देखो, और यहाँ पे एक नॉर्मल प्लांट बनाते हैं। अब देखो इसका सरफेस ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, मतलब वाटर लॉस ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, वहीं पे इसमें है ही नहीं, वाटर लॉस कम होगा। यहाँ पे ये ग्रीन होता है, जिसकी वजह से जो भी फोटोसिंथेसिस करनी है इनकी स्टेम करती है। तो जब स्टेम करेगी, स्टेम तो इनकी भी करती है अगर ये ग्रीन होती है, लेकिन लीफ होती है तो लीफ की वजह से स्टोमेटा लीफ में ज्यादा होते हैं, क्योंकि किचन ऑफ प्लांट क्या होता है, लीफ। तो इसकी वजह से इसमें ट्रांसपिरेशन कम होती है, इसमें कंपैरिजनली बहुत ज्यादा होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या कर लेते हैं अपने आप को उस हिसाब से, एक उन्होंने हैबिट में सेफ होगा, हैबिचुअल बना लिया कि हमें अगर इधर रहना है तो हमें ऐसे जीना पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं पे अपोन्शिया होता है, उनके पास लीव्स ही नहीं होती, क्यूटिकल्स होते हैं, उनकी क्यूटिकल्स ही करती हैं रेस्पिरेशन। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन दिखा दिया, ठीक है। फिर आती है हमारे पास कुछ चीजें लाइक सस्पेंशंस, कुछ सस्पेंशंस आते हैं लाइक हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज। हाइबरनेशन सबको पता है, बियर्स वगैरह करते हैं और रेप्टाइल्स वगैरह करते हैं। विंटर स्लीप, सर्दियों में जब जो ऑर्गेनिज्म सो जाते हैं उनको हाइबरनेशन कहा जाता है उस स्लीप को, ठीक है। मैमल्स के अंदर पोलर बियर या नॉर्थ ग्राउंड स्क्वायरल, ये लोग सो जाते हैं, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी सो जाते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हो गए। और ये हमारे कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड। एस्टिवेशन, समर स्लीप, ताकि सूरज से बचा जा सके, तब कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे लंग फिश, स्नेल्स। गर्मी में इनकी वॉट लगाई जाएगी इस वजह से, ठीक है। डायपोज, डायपोज क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स हैव नॉन टू एंटर डायपोज, डायपोज स्टेज सस्पेंडेड डेवलपमेंट। मतलब उस टाइम पे ये बढ़ना बंद कर देगा, ये अगर इतना है और ये वहीं पे अपने आप को पूरा बंद कर देगा, सारा जो होगा ना, मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगी, वहीं पे एक बहुत गहरी स्लीप में या फिर रुक जाएगी बस। जब इसको लगेगा इसकी कंडीशन फेवरेबल है तो ये वापस से ग्रो करना शुरू कर देगा। डायापोज में पता है हमारी सीड्स भी जाती हैं, एंजियोस्पर्म की सीड्स। कैसे, सीड है वो ऐसे रखी हुई है, बस ये सीड ऐसे रखी हुई है, लेकिन जब तक हम इसको मिट्टी में नहीं डालेंगे, पानी इसके ऊपर नहीं डालेंगे, कि ऐसे ही रहेगी सूखी हुई, मतलब इसकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। इट इज लाइक टेम्परेरी डेथ। जैसे हमने इसको मिट्टी में डाला, पानी डाला, तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, तो डायापोज, ठीक है। उसके बाद एक कुछ एक्सक्लेमेशन वाली चीजें होती है, एक बार उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा छोटू कर लें, बहुत अच्छे, चलिए, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशंस क्या होती है, ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट बाय ऑर्गेनिजम्स टू स्लोली चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। लाइक जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं, लाइक एंटार्क्टिका वाले एरिया में, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अलग से एंटी फ्रोजन प्रोटीन बनने लगता है, क्योंकि एंटार्क्टिका में -डिग्री टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा माइनस, लाइक -18, -20, इस टाइप का, और ज़्यादा ही रहता है यार। तो उसमें तो इंसान जम जाए वहाँ पे, फिर भी लेकिन हमने देखा है, मतलब एक्वेटिक एनिमल या सी वाटर एनिमल्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन रहता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को फ्रीज होने नहीं देता -20 टेम्परेचर के अंदर भी। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल का वो कम कर देता है। वहीं पे मैनी जीरोफाइट्स में अक्यूमुलेट प्रोलाइन
एक अमीनो एसिड होता है जिसकी वजह से ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल इन द लीव्स क्या हो जाता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो जो सेल को डैमेज होता है ना, उस डैमेज होने से बचाता है। ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। जीरो फाइट्स क्या, जीरो से ड्राई रीजन, ड्राई रीजन मतलब डेजर्ट टाइप में रीजन है ना वो। और एक होता है हीट शोक प्रोटीन जिसको कहते हैं चैम्पेरोनस, चैम्पेरोनेंस, आई एम सॉरी, चैम्पेरोनेंस। ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस प्रोवाइड करता है to plan high temperature. This protein help other protein to maintain their structure and avoid denaturation. प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाता है लाइक एग। और ये कैसा होता है, एक परमानेंट चेंज होता है। अगर यही प्रोटीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है और हाई टेम्परेचर के अंदर डीनेचुरेट हो गया तो ऑर्गेनिज्म मर सकता है या मर ही जाएगा, मर क्या सकता है। तो इसकी वजह से टेम्पेरोनेंस होता है, ये कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ये खुद तो ठीक रहते हैं और बाकी प्रोटीन्स को भी मदद करते हैं ताकि वो डीनेचर ना हो। फिर एक चीज याद है, कैंगरू रैट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कीस्टोन स्पीशीज होती है। अब मैंने बोला था कि तुमको यार आगे बताऊंगा, अब बताता हूँ क्यों होती है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स through external fat oxidation in which water is a byproduct, main product नहीं है। It is also ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products। मतलब ये क्या करता है, जो अपना फैट है अपने अनुसार अपना फैट ऑक्सीडाइज करेगा और जिसमें वाटर बाय प्रोडक्ट का वाटर निकलेगा, यूटिलाइज नहीं होगा। ये अपने यूरिन भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है जिससे मिनिमम वाटर लॉस हो और डेजर्ट एरिया में ये आराम से रह सके। Some organism possess adaptation that are physiological, which allow them to respond quickly stressful situation। Like जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें कैसे नोजिया, फैटिक, सर दर्द, हार्ट बीट तेज होना, नाक थोड़ा बहना, बंद होना, ये सारी चीज़ें फील होती है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सांस भी नहीं आ पाते क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो इंसान चक्कर खाने लगते हैं। जैसे अगर आप लोग हिल स्टेशन पर जाते हो और अगर आप ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हो तो कई बार होता है, अगर 5 लोग हैं 5 में से हो सकता है 1 या 2 को सांस आना बंद हो जाए, उनको चक्कर आने लगे, घबराहट होने लग जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, तो इससे मतलब इस बॉडी इससे कैसे लड़ती है, देखो एकदम से नहीं लगी, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। क्या करती है बॉडी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है ना बढ़ा देती है। कैसे, इंक्रीजिंग बाय आरबीसी। आरबीसी ये करते ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जब आरबीसी ज्यादा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और मेनी ट्राइब्स लिव्स इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय हैव हायर ब्लड सेल देन द लिविंग इन प्लेन्स। मतलब वही जब बढ़ा देगी तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब हम एक बार ये करते हैं तो हमारा बचा हुआ था टेम्परेचर माइग्रेशन। ठीक है, मतलब इसके बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं जिसको थर्मल माइग्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा 3 माइग्रेशन और होते हैं। एक होता है पीरियोडिक माइग्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन और शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। ठीक है, तो डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है, ये सन के अंदर जब धूप होती है इसको गर्मी चाहिए, इसकी बॉडी कैसी है, कोल्ड ब्लडेड है, तो क्या कहते हैं ये उसकी बॉडी तो वार्म होती नहीं, तो ये दिन के अंदर सन के अंदर बास करती है, मतलब अपने आप को सेकती है, गर्मी लेती है। और जैसी रात होने वाली होती है टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर बढ़ने लगने लगता है तो ये जैसे शेड्स के अंदर जाके छुप जाती है ताकि जो इसकी गर्मी है वो मेंटेन रहे। ऐसी कुछ एग्जांपल्स आते हैं हमारे माइग्रेशन के। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जो थर्मल मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रही है, माइग्रेट कर रही है कि सन से शेड्स में जा रही है। एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस जिसके अंदर आर्टिक टर्न, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो नॉर्थ पोल से समर के टाइम पे उड़कर आते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे मतलब कम सर्दी हो। ठीक है, और हाँ ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंस होता है कायबू, लाइक और वेल्स भी और डॉल्फिन्स भी, और आपकी क्या कहते हैं टर्टोइज भी माइग्रेट करते हैं। किसके क्यों माइग्रेट करते हैं, फूड की वजह से माइग्रेट करते हैं, खाने की वजह से। और कई बार एक जगह टेम्परेचर सर्दी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है
तो चल के दूसरे मतलब तैर के दूसरे जगह पे जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, थोड़ा वार्मर हो, उनको सूटेबल लगे। पीरियोडिक होता है कि लार्ज पॉपुलेशन माइग्रेट इन फील्ड। आपने देखा होगा कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा कीड़े एक साथ चल रहे होते हैं, या बहुत सारी बर्ड्स एक साथ जा रही होती है। क्यों? खाने की तलाश में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है टेम्परेचर के बेसिस पे, जिसको अपन लोग कहते हैं एक चीज और हमारी आती है टेम्परेचर के बेसिस पे, जिसको अपन लोग कहते हैं रेगुलेटर्स। क्या? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करते हैं? ये एक ग्राफ बनता है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इसके बेसिस पे इन्होंने तीन ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया। पहला, ये वाला ब्लैक वाला, इसको ब्लैक कर देते हैं। पहला क्या था? कन्फर्मर्स, स्टीनोथर्मल्स, या आप स्टीनोहेलाइन, प्रोक्योथर्म्स, एक्टियोथर्म्स, इन सब के नाम होते हैं। इसके अंदर ये कौन से होते हैं? जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ वो क्या कहते हैं टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकते हैं, स्टीनोथर्मल्स। ठीक है, ये मतलब वाइड रेंज टेम्परेचर को झेल नहीं सकते। फिर होते हैं रेगुलेटर्स। इसको रेड ही रहने दो, इसको यहाँ पे ब्लू से कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? रेगुलेटर्स। वार्म ब्लडेड कह दो, यूरोथर्मल कह दो, यूरोहेलाइन कह दो, यूरो एंडोथर्मल, होम्योथर्म्स, इन सब के नाम होते हैं। ये क्या करते हैं? वाइड रेंज को झेल सकते हैं। फिर आता है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो थोड़े टेम्परेचर एक टेम्परेचर तक तो झेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट आने के बाद, एक ये लिमिट आने के बाद वो उसको झेलना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? पार्शियल रेगुलेटर्स। अच्छा, सारे प्लांट्स और 99% एनिमल्स कैसे होते हैं? स्टीनोथर्मल होते हैं। ये स्टीनोथर्मल का एग्जांपल था ब्लू से। ठीक है, 99% एनिमल्स में क्या आ गए? इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए। ठीक है, और बाकी रेगुलेटर्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड कैसे होते हैं? सारी बर्ड्स, मैमल्स, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। और ये 1% जो हमने 99% तो इसका अंदर आ गया, जो 1% की बात हो रही है, तो 1% कैसे होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक, और 99% एनिमल्स के हमें पता है मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम के अंदर आता है, लार्जेस्ट किंगडम है ना। तो इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैक्सिमम तो इसके अंदर आ गए। मैमल्स थोड़े होते हैं, बर्ड्स, एव्स थोड़ी होती हैं, और फिर कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी इसके अंदर आते हैं। मतलब जो बाकी का 1% बचा वो रेगुलेटर्स हो गया, और उससे पहले वाला सारा कन्फर्मर्स हो गया। अच्छा, कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कुछ टिप्पणी करते हैं भैया। वो क्या कहते हैं कि ये टेम्परेचर को झेलने की ना एबिलिटी होती, यही एक मेन टेम्परेचर है जो एक ऑर्गेनिज्म को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बनाती है। क्योंकि हमें पता है हर टाइम बाद आइसेज आता है या कुछ आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब एक रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म वाइप हो जाते हैं, लाइक डायनासोर्स वाइप हो गए। एग्जैक्टली क्यों हुए? कोई कहता है कि ऊपर से एस्ट्रॉइड गिरकर आया था, कोई कहता है कि बहुत एकदम से ब्लास्ट हो गए तो उनके लिए रहने के लिए जगह सही नहीं बची थी। सबके अलग अलग कहानियां। लेकिन जो और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने देखा है कि अगर कोई मैमल या कोई ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर बॉडी को, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, वेरी कर सकता है, तो वो सब जगह झेल सकता है। यार ऑब्वियसली जो हर जगह एडजस्ट हो सकता है, कोई इंसान में ही क्यों ना, और कोई इंसान है जो हर जगह एडजस्ट हो सकता है, उसको हर कोई बुलाता है कि नहीं यार ये एकदम से एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो छोटी पार्टी में हो या बड़ी पार्टी में हो। तो वैसे ही मेमोरी का होता है कि अगर कोई सक्सेसफुल मेमोरी उसी को कहेंगे जो जिसका बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट हो सकता हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या? सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन क्या कहता है? फॉर्मेशन मतलब सॉइल फॉर्म एकदम से नहीं होता, ऑब्वियसली बहुत लंबा टाइम लगता है। और सॉइल बनता है कैसे? हमारा वेदरिंग से बनता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेजर वगैरह में दे देता है यार क्वेश्चन,
या मतलब जो एलन के क्वेश्चंस होते हैं, और ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं इनसाइड से रिलेटेड है लेकिन बाहर से होता है, आउट ऑफ द बुक जो क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये होता है साइज ऑफ पार्टिकल। क्ले का पार्टिकल कैसा होता है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। स्लिट उससे बड़ा होता है 0.02 मीटर मिलीमीटर। फाइन सैंड जो एक मिट्टी होती है 0.02 से 0.2 मिलीमीटर। कोर्स सैंड और थोड़ी मोटी वो 0.2 से 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर ग्रेवल्स पत्थर, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो 5 मिलीमीटर से बड़े हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो एक जैसे होता है ना कि मतलब फार्मिंग के लिए जो बेस्ट सॉइल माना जाता है वो होता है लोमी सॉइल। क्या होता है, लोमी सॉइल। क्यों, और इसके मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, 50% तो इसके अंदर सैंड होती है, 50% क्ले होती है, स्लेट होती है, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। यही चीजें इसको कैसे बनाती है, बेस्ट बनाती है क्रॉप्स के लिए। क्यों, इसकी वजह से ये पानी होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। फिर आता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सॉइल बनता कैसे ऑर्गेनिकली। ठीक है। तो पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोजिशन से, तो वही पढ़ते हैं। डिकम्पोजेस ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस। ह्यूमस, हा हा हा, हंसने वाला ह्यूमस नहीं है, ये ऑर्गेनिक वाला ह्यूमस है। ठीक है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। मतलब सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजेशन। डिकम्पोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग क्या है, by the process of leaching water soluble nutrients go into the soil horizon and gets precipitated as unavailable salts। क्या होता है, लीचिंग की वजह से जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो और ज्यादा मतलब पानी सॉइल के अंदर नीचे जाते रहते हैं, सतह पे होराइजन पे जाके बैठ जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोलाइडल नेचर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट्स की तरीके से बन जाते हैं जो कि आसानी से अवेलेबल ना हो। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म जब बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम डिग्रेड करने लगते हैं डेट्राइटस और छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर आता है आखिरी, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का बनना, मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स का बनना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन सॉइल, हमें पता है। ह्यूमिफिकेशन किसको कहते हैं, लीड टू ब्लैक कलर सब्सटेंस, ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस फर्दर डिग्रेड, ये और ज्यादा टूटता है और क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज कर देता है जिसको मिनरलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार सॉइल में मिनरल्स आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन को ऑक्सीजन बहुत रिक्वायर होती है, हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, और ये बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यार एक चीज को डिकम्पोज होने में टाइम तो लगेगा। और यहाँ पे हम सॉइल बना रहे हैं तो 1000 साल समझो, ये नहीं है कि 5-10 साल में काम हो जाए, 1000 सालों वाली लंबी लंबी चीजें हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन ये हो गया। इफ डाइट्रेट, अच्छा ये क्या चीज मतलब इसको एक्सेलरेट करते हैं और डी एक्सेलरेट करते हैं। अगर डाइट्रेटस जो है वो लिग्निन और चिटिन के अंदर, चिटिन ज्यादा है डाइट्रेटस के अंदर, तो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन क्विक हो जाएगी। और अगर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा है तब ये क्या करेगी, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये सारे क्या है, मिनरलाइजेशन वाले, तो जल्दी जल्दी इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर हमारा आखिरी एबायोटिक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं पानी, वाटर। ठीक है। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द, ऑब्वियसली वाटर इंपॉर्टेंट है, विदाउट वाटर हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते। हमको लगेगा कि यार पानी तो इतना ज्यादा है, फिर इंपॉर्टेंट कैसा है, सब कहते हैं सेव वाटर, जबकि जब जहाँ देखो धरती में नीला नीला ज्यादा है, हरा हरा कम है भैया, फिर काहे हम इतना पानी बचाते हैं बॉस।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना भी वाटर है वो पानी पीने वाला वाटर नहीं है, लेकिन हम उनको पी नहीं सकते इसलिए सेव वाटर करते हैं। दूसरा बात होती है कि दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक्स, रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट ये सच्चाई नहीं है। क्यों? एक्वाटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं। जो हम सारा सामान भेजते हैं फैक्ट्री से, सारा सामान नदियों में फेंक देते हैं, केमिकल्स होते हैं ज़्यादातर, और वेस्टेज में केमिकल या ऐसी कुछ नुकसान चीज़ें होगी ना जो हमें ज़रूरत नहीं हो, जो ज़रूरत नहीं हो नुकसानदायक है। जब हम पानी में फेंकते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करती है। हम वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरने लगते हैं और वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म तो टॉलरेट कर लेते हैं इसको, वो यूरोहेलाइन हो जाते हैं, और जो टॉलरेट नहीं कर पाते वो स्टीनोहेलाइन हो जाते हैं। वो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स जिंदा ही नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए इसका ढूंढना पड़ेगा। गाइस ये हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। गाइस ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल से। और थोड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं यार लोग, वरना कहोगे लिखना ही नहीं आता मास्टर को। अच्छा हाँ यार, मेरे को सर्वर मत बोलना, मेरे को भैया बोलना या भाई बोलना, ठीक है? अभी अपन लोग इतना हुआ नहीं है कि सर बोले, जब आएगा तो अपन लोग खुद बोलेंगे आपको कि भैया सर बोलो। भाई भाई कहाँ है बे? तो वो भैया बोलने का या भाई बोलने का, सर वगैरह नहीं, ठीक है? तो ये हम इसको थोड़ा करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो पहला हमारे पास क्या, बायोजियो केमिकल साइकिल। क्या कहता है, ये सन आ रहा है, ठीक है? ये ग्रीन प्लांट्स सन की वजह से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खा पत्तियाँ वत्तियाँ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनको कौन खा गया? हर्बीवोर्स खा गए। हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने। कार्निवोर्स जब मर जाते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स, इन्होंने क्या करा, उसको खा लिया। या फिर जब अगर ये डायरेक्ट प्लांट जो है ये मर गया, डेड हो गया, इसको किसने डिकम्पोज कर लिया? डिकम्पोजर्स ने। डिकम्पोजर से क्या होता है ये सारे ज़मीन में बैठ जाते हैं, सतह में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट पूल बन जाता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, डेट्रीवोरस, सारे का सारी चीज़ें आ जाती हैं, होने लगता है, मिट्टी में मिल जाता है, और उसी मिट्टी में फिर से ग्रीन प्लांट उगने लगता है। तो ये क्या है? बायोजियो केमिकल साइकिल है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नीचे लिख देता है यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे सॉइल, पीएच, मॉइस्चर, बोले तो नमी, क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ न्यूट्रिएंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है? चलो, फिर आता कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको पता है, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन साइकिल क्या कहता है कि ये प्लांट्स हैं, इन्होंने CO2 इनहेल किया, कार्बन साइकिल क्या कहता है, जैसे प्लांट्स, इन्होंने CO, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उन्होंने CO2 लिया, यहाँ से ये जब मर गए तो क्या बन गया? फॉसिल फ्यूल ज़मीन के अंदर बैठ जाते हैं, और इन्हीं को बंद करके हम CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में डालते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लांट्स, प्लांट्स का एनिमल खा जाते हैं, जब वो एनिमल्स मर जाते हैं तो डाइट्रेटस, मतलब बैक्टीरिया वगैरह लग जाती है, डिकम्पोजिशन, या प्लांट खुद मर गया तो डिकम्पोज हो गया, इसकी वजह से सॉइल सॉल्यूशन, मतलब सॉइल के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स से कहाँ पे आ गए, सारे सॉइल के अंदर आ गए।
या कई बार प्लांट खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन करके रूट से रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ये रिस्पायर होते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और ये फिर से CO2 एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। ये एनिमल्स खुद हो गए रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो कहाँ पे एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो ये साइकिल है, ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है हम उसको अब बताएंगे। एनसीईआरटी बोलती है कि 71% ऑक्सीजन डिजॉल्व, 71% ऑक्सीजन sorry, I'm CO2, carbon is found in is found dissolved in oceans। पानी के अंदर कितना 71% ऑफ कार्बन कैसा है, डिजोल्व है अलग अलग फॉर्म के अंदर। ठीक है, रिजर्वॉयर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, एटमॉस्फेयर में। और दूसरी चीज़ वो बोलती है, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको, कि अकॉर्डिंग टू एक एस्टिमेट के हिसाब से 4 × 10⁻13 kg कार्बन बायोस्फीयर में फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फिक्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे आप करोगे, 14 × 10⁻13। देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। हाँ या ना, कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। 4 कैसे होता है, 1 + 3 क्या बनाता है, 4। हो गया, याद खत्म भाई। ऑप्शन खुद बोलेगा मैं आंसर हूं, हमें याद करो, नहीं सोचना है, नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, ऑप्शन खुद बोलेगा कि मुझे पढ़ो, मुझे याद करो, बस खत्म, फिनिश, बाय टाटा। चलो, उसके बाद आता है हमारा फॉस्फोरस साइकिल। ये है फॉस्फोरस साइकिल, लिखा नीचे, लिख देता हूँ। ये है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या बताता है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया, लाइक यहाँ से बोन्स, टीथ, DNA जिनके अंदर फॉस्फोरस होता है डाइट्राइट्स के द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन बना दिया। फिर कुछ जो रॉक्स हैं आपस में वेदरिंग हुई, उसमें से भी मिनरल्स निकलेगा, तो फॉस्फोरस निकलता है, वो भी मिट्टी के अंदर बैठ जाता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, रूट से क्या करते हैं, इनको ऊपर ले लेते हैं वापस अपने अंदर, या फिर लीचिंग की वजह से ये आगे जाके रन ऑफ हो जाता है और लेक्स और ओशन में, ये जो ऑप्शन जा रहा है ये हमारा लेक्स या फिर ओशन की तरफ जा रहा है, से निकल जाता है, जहाँ से बर्ड्स वगैरह, मतलब लेक्स और ओशन में गया, वहाँ पे मछलियों ने खाया, मछलियों को बर्ड्स ने खाया, और ऐसे साइकिल पूरा सोर्स ऑफ फॉस्फेट उनको मिल गया, और ऐसे पूरा सोर्स चलते रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ है इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब इकोसिस्टम हमें कितना ध्यान देता है, एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। एक रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनके और इनके कलीग्स ने ट्राई किया कि मतलब नेचर जो हमें सपोर्ट देता है उसकी अगर हम पैसे लगाए तो कितना होता है। तो उस पर लगाए $33 ट्रिलियन एक साल में इकोसिस्टम सर्विस देता है हमको। वो भी किस में देता है, ये फ्री में देता है। कैसे, फ्री। ठीक है, इतना एक साल में अगर हम ऑक्सीजन की, इसकी, उसकी, सब चीजों की देखें तो टोटल खर्चा कितना आएगा पूरी दुनिया का, $US में 33 ट्रिलियन। और ये हमें तो क्या कहता है, कहता है हम पे एहसान करता है, हमारी अर्थ, हमारी धरती में हम पे एहसान करती है, क्या, फ्री में करके। सोचो, बिक जाएंगे सारे। और दिस इज नियरली ट्वाइस इज द वैल्यू ऑफ द जी ग्रोस ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट विच इज US, मतलब ग्लोबल GNP की टोटल वैल्यू क्या, 18 ट्रिलियन, और ये 33 ट्रिलियन, ट्वाइस क्या बराबर है लगभग। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम, सोइल फॉर्मेशन कितना, 50%।
रिक्रिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कितना है 10%। और बाकी का क्लाइमेट और हैबिटेट वाइल्ड लाइफ कितने में आता है 6% ईच में। ये भी 6% ईच में। जो न्यूट्रिएंट रिक्रिएशन जो होता है ये 6%, ये 6%। क्लाइमेट रेगुलेशन 6%, वाइल्ड लाइफ 6%, सॉरी ये 10% है। तो ये ईच इतना लेता है। फिर इज्जत करो नेचर की, उसको खत्म करने की जगह उसको बढ़ाओ। फिर आता है हमारा कुछ गाइस का फेवरेट बायोम्स, जो इतने टाइम से वेट कर रहे होंगे कि भैया बायोम्स कब आएंगे, बायोम्स कब ही आएंगे, आप कब पढ़ाएंगे बायोम्स। तो भैया आप लोगों की ख्वाहिश खत्म, हम पढ़ा रहे हैं बायोम्स। मुझे नहीं पता बायोम्स के लिए लोग इतना क्यों डरते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो ये आ गया हमारा डेजर्ट एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया आ गया ग्रासलैंड एरिया। यार ये टेबल याद कर लें, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आ गया, अभी मैं इसकी एक जो मेरे को याद थी मैं उसकी बता देता हूँ। ये आ गया हमारा ग्रासलैंड, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ब्लैक से बना देते हैं ये डॉट डॉट। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आ गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ये आ गया आर्टिक या एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी ट्रिक ऐसे देखो, ये ऐसे मूव करेगा, यूं, कान की तरीके से, किसकी तरीके से, ईयर की तरीके से। ये मेरी मतलब खुद सोचा था मैंने कि डीजे टीटी सीओ को लेकर आ गए। डीजे, एक डीजे मतलब डीजे बन रहा है, मतलब कि डीजे से हम कह रहे हैं डीजे, टीटी आ गया है। टीटी मतलब ट्रेन वाला टिकट, टिकट वाले जो होते हैं टिकट वाले, वो। ये डीजे टीटी सीओ को लेकर आ गया। हाँ, डीजे टीटी सीओ को लेकर आ गए, ठीक है। कान के पास, कान की तरीके से पहले कान बनाओ, फिर लिखो डी जी टी टी सी ए। फिर पहले डी आ गया, फिर जी आ गया, फिर टी टी सी ए। ये वाला ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, इतना तो खुद याद कर ही लोगे, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि एल्टीट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है। सबसे ऊपर ओवरऑल सबसे हाई रेंज में कौन सा, आर्टिक टुंड्रा एल्पाइन फॉरेस्ट आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, टेम्परेट कॉनिफेरस आएगा, फिर टेम्परेट डेसिडियस आएगा, फिर सब ट्रॉपिकल डेसिडियस आएगा, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर। ऊपर जा फिर डेसिडियस में थोड़ी कम पड़ती है, डेसिडियस में 90 से 160 होती है। लेकिन फिर हम देखेंगे फिर बढ़ जाती है टेम्परेट डेसिडियस में। टेम्परेट डेसिडियस में कितनी होती है, 100 से 250। टेम्परेट कॉनिफेरस में फिर कम होती है। और आर्टिक टुंड्रा में तो सबसे कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम। ऊपर जाते जाते क्या होता है, एल्टीट्यूड हाई होता रहता है, तो एक आर्टिक टुंड्रा से पहले एक टिम्बर लाइन आती है। टिम्बर लाइन क्या आती है, टिम्बर लाइन के बाद ट्रीज होना बंद हो जाता है। और ये कितनी हाइट पे, 360, ओ 3600, 3600 मीटर की हाइट के बाद से ट्रीज आपको दिखना बंद हो जाएंगे। तभी आप देखोगे जब आप बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाओगे, अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक टाइम के बाद ना ट्रीज बंद हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बाद ट्रीज जिंदा रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखो पहला और दूसरा जो इसमें दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा पहला तो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा है हमारा टेम्परेट डेसिडुअस। चौथा है हमारा कॉनिफेरस। और पांचवा है हमारा टुंड्रा बायोम, ठीक है। उन्हीं के एग्जांपल्स है कुछ जो एनसीईआरटी ने बोले, एक बार रीडिंग करने देखो, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पिछले का, लेकिन फिर भी बस पढ़ लो।
वन और फोर्थ कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। वहीं पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे रहते हैं, इनमें ऑटम आता है, पतझड़ भी आता है, स्प्रिंग भी आता है। और ऑटम के अंदर इनकी जो लीव्स होती है रेड और ऑरेंज कलर की होने लगती हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, स्पीशीज डिफरेंस डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी। और जब फोटोसिंथेसिस कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाएगी जैसे एल्टीट्यूड बढ़ने लगता है। तो ये रीज़न है कि ऊपर जाते जाते हमको डाइवर्सिटी कम क्यों दिखती है। ये एग्जाम्पल है, अगर आपको लगता है मैं एक बार रीडिंग करा देता हूँ, ठीक है, या रहने दो, एग्जाम्पल्स रहने दो, इसको रहने दो, इतने ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारे पास कितने, अच्छा एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉल्यूशन और बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ, वरना कहोगे ठस्सा दे दिया। बायोस्फीयर हमारा 3 तरीके का होता है, इधर बता देता हूँ, पेज के लगाना। बायोस्फीयर कैसे तरीके, कितने तरीके का होता है, एक होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, एटमॉस्फेयर ऊपर जो होता है, और उसके बाद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कौन सा होता है, जमीन। ठीक है, चलो अब हमने आधा अब कर लिया है, अब आधा ही बचा है खाली, तो जल्दी जल्दी करते हैं और बिल्कुल और से हाँ। ठीक है, पॉल्यूशन देखो, पॉल्यूशन क्या, कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो, जिसकी या पानी में हो, हवा में हो, लैंड में हो, कैसे भी हो, जिसकी वजह से ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म कर रहा हो, तो पॉल्यूशन है। वो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि एक्ट करता है मैन पे, नेचर पे, उसको जो कि मतलब पॉल्यूशन को लीड करे, ऐसा मटेरियल उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाए, जैसे पेपर, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड ना हो, लाइक आयरन, मर्करी, ग्लास, प्लास्टिक एंड ऑल, पॉलिथीन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन आता है, एयर पॉल्यूशन के अंदर हमारे पास पहले तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जिनकी वजह से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर मतलब मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन से ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर बॉडी में चले जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इंसान मर भी सकता है, तो ये इफेक्ट करता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं, लाइक बेंजीन एंड C3,4 बेंजोपायरीन क्या करते हैं, लंग कैंसर कॉज करता है। इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है, ड्राई फ्रूट्स की रिपनिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लीफ फॉल करने लगती हैं, वो आगे फ्रूटिंग कम हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड लाइक NO और NO2, ये क्या करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, स्वेलिंग करता है लंग्स के अंदर, मतलब लंग डिजीज करता है। एसिड रेन इसकी वजह से होती है, सेम सल्फर ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है, ये भी पॉइजनस होता है ह्यूमन बॉडी को। ये क्या था, लंग कैंसर था, ये लंग डिजीजेस लिख सकते हो। और उसके बाद एसिड रेन कॉज करता है। ठीक है, स्मोक, SO4, SO3, NO2, NO, CO2, ये सब क्या करते हैं, ऑब्वियसली पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्लोरोफिल कम करते हैं प्लांट्स के अंदर। और मतलब अगर देखा जाए जो एक केस स्टडी के हिसाब से, ताजमहल को जो इफेक्ट किया है, इन सारी गैसेस का एक मेन रोल है ताजमहल को इफेक्ट करने में। तो बाकी ये लंग कैंसर वाली डिजीज तो करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हमारे पास दो तरीके के हैं। पहला तो है लॉस एंजलिस स्मोक, या फिर फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, लंदन स्मोक। लॉस एंजलिस स्मोक के अंदर क्या होता है, ब्राउन स्मोक होता है, जिसके अंदर पैन पैन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब की वजह से क्या हुआ था, एक बार
मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि लॉस एंजलिस के अंदर स्मोक इतना ज़्यादा था कि कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, कैसे आंखों में इरिटेशन होने की वजह से दिक्कत, आंखें खराब हो गई थी, लंग कैंसर होने लग गया था, लंग हार्म होने लग गया था। ओजोन की वजह से क्या हुआ, जो लंग की म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर इफेक्ट आने लग गया। और जो पैन है, पैन क्या करती है, फोटो सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। क्लोरोफिल बनाना बंद कर देती है प्लांट्स में। जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। लंदन स्मोक कहते हैं H2SO4। इसको लंदन स्मोक इसलिए कहते हैं कि लंदन के अंदर कम 4,000 पीपल या लोग मारे गए थे H2SO4 की वजह से, गैस लीक की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या इनहेल कर लिया था, H2SO4। ठीक है, फिर आता है एसिड रेन। एसिड रेन ज़्यादातर NO2 या SO2 होता है, रिलीज करता है। इसलिए देखो कई क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है हवा में। तो कहते हैं ना शुरू की बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि शुरू की बरसात में हवा में पॉल्यूशन है, NO2 SO2 जैसे कंपाउंड्स हैं। तो जब पानी के जब शुरू की जब बरसात होती है तो क्या होता है, पानी के साथ ये मिक्स होकर आ जाते हैं। तो अगर आप शुरू की बरसात में नहाओगे तो ये आपको इफेक्ट कर सकते हैं, स्किन पे इफेक्ट कर सकते हैं, और आपको कई सारी स्किन डिजीज दे सकते हैं, आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये एसिड रेन एक मेन वजह है कि येलोइंग ऑफ ताजमहल। तो इसलिए कहता है कि शुरू की बारिश में नहीं नहाना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। कंट्रोल एयर पॉल्यूशन करने के बाद दो तरीके होते हैं, पहला अरेस्टर्स और फिर स्क्रबर्स। ठीक है, अरेस्टर्स क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेपरेट जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको सेपरेट करने में मदद करता है एयर से, मतलब जो कंटेमिनेटेड एयर होती है उससे। इसके अंदर आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अरेस्टर्स लाइक साइक्लोनिक सेपरेटर्स, या फिर हम कह सकते हैं ट्रैजेक्टरी सेपरेटर्स। ये करते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं मॉइस्ट, जो मॉइस्ट कंटेंट होता है मिनिमम मॉइस्ट कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग से प्रिंसिपल ऑफ, और क्या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग इस्तेमाल करता है, और ये बहुत एफिशिएंट होता है। इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। द सीवियर वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर द मोस्ट वाइडली यूज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, NCERT बोलता है, which can remove over 99% particulate matter present in exhaust from the thermal power plant. कैसे काम करता है, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट मेंटेन अ सेवरल थाउजेंड वोल्ट व्हिच प्रोड्यूस कोरोना। ये अपना वाला कोरोना नहीं है, ठीक है। It releases electrons. These electrons attach a dust particle, giving them a negative charge. The collecting plates attract a charged dust particles, and the velocity of air between the particles must be low enough to allow dust to fall. ठीक है, फिर आता है स्क्रबर्स। मतलब क्या करता है, जब वो नेगेटिव में बताया तो ना कहोगे भाई हिंदी पढ़ के छोड़ दिया कि क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और बहुत ज़्यादा 1000 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर हो रही है। जब नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली क्या करता है, जितने भी जो डस्ट पार्टिकल है उनको एयर से खींच कर अपने ऊपर चिपकाने लगता है, चिपकने लगता है, जिसकी वजह से एयर तो थोड़ी साफ़ हो जाती है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उन इलेक्ट्रॉन्स कई बार वो रिलीज भी करता है, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल जो होता है ना उनका नेगेटिव चार्ज रहता है। नेगेटिव चार्ज जाके देखो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन्स किससे जाके डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनके ऊपर जाके टक गए, कहीं भी टक गए, ये भी नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा या चिपक जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एयर वेलोसिटी मेंटेन होती है और सारे के सारे डस्ट पार्टिकल उसके बीच में फंस जाता है। फिर आता है स्क्रबर। स्क्रबर किस लिए यूज होता है, सल्फर कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ये एक एग्जॉस्ट की तरीके से होता है, कैसे, पानी या लाइम के थ्रू स्प्रे कर, ठीक है। फिर आता है ग्रीन हाउस गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इनका कंटेंट, ठीक है। CO2 is not considered as pollutant, but higher concentration of it can cause harmful effect. क्या करता है CO2, बड़ा टेम्परेचर बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। CO2 का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो पाया जाता है वो पाया जाता है CO2, फिर CH4 पाया जाता है 20%, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे CFC 14% और NO2 6%। ये ग्रीन हाउस, इनको मिला के टोटल ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इनको।
जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है 0.6 डिग्री सेल्सियस से, किसमें 20th सेंचुरी में। और जो सी लेवल है 102 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है 20 सेंचुरी से। ये एनसीईआरटी बोलती है और आपको ये याद रखना है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री में हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, जम जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, बॉडी का अर्थ को वार्म रखती है। प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है, माइनस ओनली खाली 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ना हो तो अर्थ जम जाए। लेकिन ये ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, फ्लड्स आते हैं और दिक्कतें होती हैं। अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा ही गर्म हो जाता है, अर्थ ज्यादा हॉट हो जाती है। Increase in the level of greenhouse gases has led to considered heating of Earth, leading to global warming. During past centuries, temperature of Earth has been increased 0.6 degrees Celsius, most of it during the last 3 decades. ठीक है, मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई वही बोली, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। फिर आता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, सीएफसी की वजह से, मेन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी और फ्रिज में से निकलते थे, लेकिन अब एसी और फ्रिज में से निकलना बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। क्या होता है यू और इसकी जब जैसे ये ओजोन, ये एक हमारी अर्थ की लेयर है, ये ओजोन होल हो गया सेफ से, तो क्या होता है यहाँ से डायरेक्टली अब सन रेज आ रही हैं जो यूवी रे लेकर आ रही हैं, और ये जैसे ह्यूमन स्किन पर पड़ेंगी या ह्यूमन से पड़ेंगी तो कॉर्निया इन्फ्लेमेशन दे सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस दे सकती है, कैटरैक्ट भी दे सकती है। कई बार तो ऐसे ज़्यादा होने की वजह से कॉर्निया परमानेंटली डैमेज हो सकती है, तो परमानेंटली ब्लाइंडनेस भी देखे जा सकती है। यूवी रेडिएशन और क्या कॉज करती है, पिगमेंटेशन कॉज करती है, कई बार स्किन कैंसर भी कॉज करती है। ठीक है, फिर आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जो वाटर हाइसिंथ है, इकॉर्निया क्रेसिप्स, क्रेसिप्स ये कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, एनसीईआरटी है इसलिए बोला। टेरर ऑफ बंगाल कौन सी है, इकॉर्निया क्रेप्स, क्रेसेप्स या फिर वाटर हाइसिंथ कह सकते हो। ठीक है, वाटर वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोड्यूसिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। क्या होता है इसकी वजह से, देखो अगर कोई केमिकल, किसी केमिकल सेक्टर में केमिकल बन रहा है तो ऑब्वियसली कोई बाय प्रोडक्ट होगा, वो भी केमिकल ही होगा। वो क्या करते हैं, ये सारे केमिकल का बाय प्रोडक्ट वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज को नुकसान होता है। एक चीज़ और सुनाई पड़ती है जिसका नाम है, और मरकरी तो वैसे ही पॉइजनस होता है, कैडमियम भी पॉइजनस होता है, लेड भी पॉइजनस होता है, कॉपर होता है, लेकिन किसी चीज़ की भी अति नुकसानदायक है। अच्छा, क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ये क्या होता है, बीओडी होता है कि मतलब कितना केमिकल डिजॉल्व है वाटर बॉडीज में। तो अगर बीओडी इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, तो वाटर पॉल्यूटेड है। जितना बीओडी उतना वाटर पॉल्यूटेड है। और बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब बीओडी जितना ज़्यादा उतना ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा, उतना वाटर पॉल्यूटेड ज़्यादा। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि बीओडी का, तो डेफिनिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ बीओडी होता है। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये बीओडी का सीवेज डिस्चार्ज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बार समझ लेते हैं। ये देखो, ये जा रहा हमारा बीओडी, यहाँ पे बीओडी कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सडनली डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है ना, बीओटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सीवेज डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे जा रही है, ये ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है, और ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे हो सकता है लाइफ भी ना हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है, लेकिन बीओडी कंसेंट्रेशन फिर कम कर दी गई है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर बढ़ रही है, और यहाँ पे फिर ये सब नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, फिर एक चीज़ और आती है, देखो
ये पानी है, पानी में डीडीटी क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है। डीडीटी डाल दिया गया, मतलब ये देखो डीडीटी जरूरी नहीं उसके लिए ही डालते हो पेस्टिसाइड्स के लिए, लेकिन डीडीटी एक केमिकल होता है जो केमिकल इंडस्ट्रीज से जाके, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल बन रहा है, उन्होंने क्या करा, वो केमिकल को पानी में डाल दिया बाय एज अ बाय प्रोडक्ट और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये यहाँ पे जाके हुआ, जू प्लैंक्टन ने इनको खाया, पानी के अंदर रहते इनके अंदर आ गया। जू प्लैंक्टन को किसने खाया, फिशेस ने खाया, छोटी छोटी फिशेस को किसने खाया, लार्ज फिशेस ने खाया, और फिर बर्ड्स ने खाया। तो क्या वो बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट है पाया गया डीडीटी का, जिसकी वजह से क्या होने लगी, बर्ड्स को दिक्कत होने लगी, लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगी। इनके जो एग्स जब कैल्शियम डेफिशिएंस होंगे तो इनके एग कैसे हो जाएंगे, जहाँ हार्ड होता था चल वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट होने लगे कि प्रॉपर टाइम अमाउंट टाइम तक वो अंडे में नहीं रह सकते। सॉफ्ट सेल हो गया, हल्के से भी टकराए टूट गया, तो इनकी क्या कहते हैं प्रोजेनी नहीं बढ़ पाई, एक्सटिंक्ट होने लगे, जिसकी वजह से बर्ड्स पॉपुलेशन पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसने किया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट देखो, फिर आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन है कि वाटर बॉडीज को अपने आप में नेचुरली या आर्टिफिशियली वाटर को उसका न्यूट्रिएंट बढ़ जाना है, एनरिचमेंट हो जाना है, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक टाइम बाद वाटर बॉडीज चेंज होती हैं। अगर नेचुरल एजिंग होती है तो बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स नेचर इट में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन इस चीज़ को ना मतलब एक्सेलरेट हो जाता है। कैसे, ये एजिंग प्रोसेस होता है, किस वजह से हो जाता है, मतलब अगर ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर वो ज़्यादा उसमें कूड़ा कबाड़ा डालें, सामान डालें, मतलब जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाए, तो ऑब्वियसली एक टाइम बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन जल्दी हो जाएगा। फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर होता है हमारे पास तीन चीज़ें, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। पहले ट्रीटमेंट होता है फिजिकल, जिसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन होता है। दूसरा होता है एरेशन टैंक, मतलब ऑक्सीजन डिमांड को करा जाता है। फिर से सेटलिंग करी जाती है, फिर स्लेज वगैरह डाइजेस्ट किया जाता है, स्लेज सारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बचा हुआ सेडिमेंटेड पानी उसको आगे भेजा जाता है, जिसमें क्लोरिनेशन और यूवी रे डाल दी जाती है ताकि वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। और ये रहा देखो, ओके, ये सीवेज है गंदा पानी, उसको यहाँ पे डाला गया फिल्टर करके, तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। ठीक है, फिर ये इकट्ठा होकर यहाँ से निकाल देगा सारा पानी, फिर आगे भेजा जाएगा। यहाँ पे बीओडी हाई थी, ऑक्सीजन डाली गई और फंगाई बैक्टीरिया डाले गए, जिसकी वजह से जो बाकी चीज़ों को मतलब डाइजेस्ट करा इन्होंने, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसको इरेशन टैंक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, ये डाइजेस्ट हुआ, फिर इस पानी को आगे भेजा गया। फिर सेकेंडरी सेटलिंग मतलब फिर जो सारा सामान था उसको भेजा गया, बैक्टीरिया वगैरह सब, ये सारे बैक्टीरिया इधर भेजे गए एनारोबिक में, जहाँ पे ये और सड़ते हैं और सड़ते और सड़ाते और क्या करते हैं, बायोगैस बना देते हैं, CO2H, जो कि मतलब काम आती है, मीथेन वगैरह। ठीक है, और ये पानी वापस भेज दिया जाता है वाटर के अंदर फिर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन ऑब्वियसली इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट किसमें, 1987 के और 1981 के अंदर और 1987 के अंदर नॉइज पोल्यूशन को इसको इंक्लूड कर देंगे। डेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीड बोलता है। ठीक है, साउंड अगर 150 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो ईयर्स को हार्म कर सकता है। हमें पेड़ लगाने चाहिए नीम और अशोका जैसे, ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब कर सके। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। अनडिशन्ड पढ़ोगे, बेवजह में टाइम वेस्ट करने की बात है। आखिरी का महीना है और अब तो एक महीना भी नहीं बचा, तो जो पॉइंट की बात है खाली वो पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले चर्नोबिल और 3 माइल आइसलैंड में ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैली गई थी एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, कैसे न्यूक्लियर वेस्ट को सबसे पहले कहा जाता है एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए, इस बॉक्स को एक फिर बैग में कई सारी लेयर्स के अंदर कर दिया जाए, फिर कई गहरे गड्ढे के अंदर इसको डाला जाए और फिर इसको मिट्टी डाली जाए। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ये इसके जो रेडिएशन है ऐसा, वो बाहर तक देखे जाते हैं। जबकि सोचो
डब्बे में बंद कर दिया, पत्थरों के अंदर बंद कर दिया, पॉलीथीन लगा दी, सब लगा दी, एल्यूमिनियम से कर दिया, लेकिन फिर भी इसके रेडिएशन देखे जाता है तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। फिर कुछ केस स्टडीज़ है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद के बारे में कि एक टाउन था अरकाटा जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ पे हम्बर्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए लाइक क्लीनिंग सोर्सेज इंस्टीट्यूट से। उन्होंने दो तरीके से किया कि उन्होंने द कन्वेंशन सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल्स उसके अंदर थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको अप्रोच थोड़ी एक इनोवेटिव अप्रोच ली। उन्होंने क्या किया कि biology develop a six connected marshy over 60 hectares of marshland. Appropriate plants, algae, fungi, bacteria were seeded in that area which neutralize and absorb the assimilate pollute। अच्छा उन्होंने क्या किया, पानी को डाल दिया 60 60 हेक्टर के एक उसमें मार्शलैंड बना दिया, उसके अंदर बैक्टीरिया प्लांट्स वगैरह ऐसे डाल दिए जिन्होंने उन जो भी सारा पॉल्यूटेंट्स था उनको क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया और उसको जो वाटर था प्यूरिफाई कर दिया। फिर पानी को एब्जॉर्ब किया गया और आगे भेज दिया। ये स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इको सेंट टॉयलेट्स केरल और श्रीलंका के अंदर बनाई गई। कैसे, ड्राई कंपोजिंग टॉयलेट्स, एक गड्ढा कर दिया गया, उसके अंदर सब, जैसे एक गड्ढा कर दिया उसके अंदर सब ने टॉयलेट वगैरह करना शुरू कर दिया। जब ये भर गया तो इसको बंद कर दिया और फिर इससे मैन्योर बना लिया जो कि प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होने लगेगा, फार्मिंग के लिए। फिर आते हैं कुछ लॉज और COP कॉन्फ्रेंस वगैरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो अक्सर पेपर में आती है, तो हमें ये सारी 8 की 8 याद करनी, इसके अलावा नहीं करनी, टाइम बर्बाद क्योंकि नहीं करना। तो पहला क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो किसके बारे में बताता है, वाटर और सॉइल क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए। कब आया था, 1986 में। दूसरा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था। ये क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट और यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में कहता है कि इसको थोड़ा कम करना चाहिए। फिर आता है द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, कब आया, 1974 के अंदर। वाटर प्रिजर्वेशन मतलब वाटर क्वालिटी को बचाने और वाटर पॉल्यूशन को कम करने के बारे में। द एयर प्रिजर्वेशन और कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया, 1981 के अंदर। ये क्या कहता है, एयर क्वालिटी को बताने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट, ये 2019 में भी आया क्वेश्चन, 19 से 20 के अंदर आया। क्या किसके बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के बारे में। कहाँ पे हुआ था, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था। कब, 1987 के अंदर। किस चीज़ के लिए, 27 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने इसको साइन किया था, क्यों, स्ट्रेटोस्फेयर को बचाने के लिए। और 1989 के अंदर इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन साइन कब हुआ था, 1987 के अंदर। ठीक है। और समिट हेल्ड इन रियो द जनेरियो, रियो द जनेरियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस चीज़ के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। और देखो, ग्रीन हाउस गैसेस काट दो, मेन चीज़ आप ध्यान रखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इसको हटाई दो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बोलती है। तो रियो द जनेरियो में जो ब्राजील के 1992 के अंदर हुआ था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुआ था, और उसने एजेंडा 21 को बिल्ड किया था। फिर काइटो प्रोटोकॉल था, जापान में हुआ था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, 1997। फिर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में साइन हुआ था, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है। फिर केस स्टडी ऑफ पीपल प्रिजर्विंग फॉर, अब ये आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी चल ही रहा है। ठीक है। केस स्टडी की मतलब लोगों ने कैसा होता है, चिपको मूवमेंट हमें पता कब आया था, 1974 के अंदर। कुछ लोकल वुमेन्स ने क्या किया था, पेड़ को हक कर लिया था ताकि उनको काटा ना जा सके। ठीक है। और फिर अमृता देवी बिश्नोई जी थी, जिनके ऊपर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया। उन्होंने एक अलग से ताकत दिखाई और जो क्या करा, ट्रीज को पकड़ लिया था, और जो कि लोग उनको काटना चाह रहे थे, तो पेड़ों को काटना चाह रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर उन पेड़ों को बचा था। वो और उनकी डॉटर्स और कई सारे अलग लोगों ने उनको फॉलो किया जब मतलब पेड़ को काटने लगे। और ये जोधपुर राजस्थान की बात है 1731 की। तो उसके ऊपर उन्होंने एक अवार्ड भी बनाया गया, क्योंकि यार इंसान किसको बचा रहा है, पेड़ को। एक बार कोई एनिमल्स हो तो ठीक है, एनिमल्स के साथ इमोशनल कॉन्टैक्ट हो जाता है, लेकिन वो
इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाला, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट ऑल दीज गाइज, ओके, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट। सोचो इन्वायरमेंट तुमने अभी देखा, अगर तुम पैसों से लोग है ना, कितना ही कसम, कितना महंगा पड़ेगा, $33 ट्रिलियन डॉलर्स, और इन्वायरमेंट हमारे लिए सब फ्री में करता है। यू ऑल गाइज नीड टू सेव इन्वायरमेंट एंड रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट एज वेल। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें। ये एक्ट कब आया था? 1972 के अंदर आया था। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक्सीटू इंसीटू। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था जब मैं पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि मैं बताऊंगा जब इकोलॉजी कराऊंगा, तो टाइम आ चुका है कि हम इसके बारे में अब पढ़ें। तो इंसीटू क्या होता है? मतलब कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उसको कंजर्व किया जाता है, उसको इंसीटू कहते हैं। लाइक सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। एक्सीटू होता है ऑफ साइड, मतलब उसको नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व नहीं किया जाता है। जू नेचुरल हैबिटेट नहीं है, जीन बैंक, जीन प्लाज्म बैंक, ये सब नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो अगर नेचुरल हैबिटेट की बात हो रही है तो इन सीटू नहीं है तो एक्स टू, सिंपल। फिर नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने इंडिया में? 90। कैसे याद करोगे? 9, नेशनल से 9, ये आ गया 90। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? ये 448। देखो वाइल्ड आ गई 4, लाइफ 4, सेंचुरी 8, 448। क्वेश्चन खुद बोलेगा भाई आंसर के कि मैं आंसर हूं, मुझे मार्क करो। हॉटस्पॉट कितने? 34, जिसमें से 3 कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व 14 है। एक याद कर लेना यार, जब इतना बता दिया तो एक ही तो बचा, एक तो याद कर ही सकते हो। क्यों भाई? नहीं भी याद करोगे तब भी पता चल जाए कि 90 नहीं है, 34 नहीं है, 448 नहीं है, मतलब 14 है। ठीक है, फिर आता है सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? एनसीईआरटी खुद बोलती है, तो हमें याद करना है कहाँ पे। खासी, जैंतिया में, हिल्स इन मेघालय है, यहाँ पे मेघालय के हिल्सों में, अरावलीज हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक और महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा और बस्तर मध्य प्रदेश के अंदर, इन सब जगह सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका के अंदर, और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड, उत्तरांचल। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, राजस्थान। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, सेंचुरी है। नंदन कंदन जू उड़ीसा, कहाँ किस लिए जाना जाता है? व्हाइट टाइगर्स के लिए। और रेड डाटा बुक, एक बुक होती है जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए नाम होते हैं। ठीक है, सुंदरबन भी वेस्ट बंगाल के अंदर फेमस है फॉर टाइगर्स। लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दिया। इन मेघालय सेक्रेड ग्रुव्स आर लास्ट रेफ्यूजीज। मतलब सेक्रेड ग्रुव्स क्या है कि नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स को बचाने के लिए काम आते हैं। और कहाँ पे? मेघालय के अंदर। अच्छा, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, देखो पूछा नहीं जाता, लेकिन किस्मत खराब होने में जब होती है ना, तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता, तो इसलिए एशियाटिक वाइल्ड एस होता है एंडेंजर्ड। कहाँ पे पाया जाता है? पाकिस्तान। या कुछ रेड पांडा, ये भी एंडेंजर्ड है, कुंजन गुंजा, सिक्किम। हंगुल कश्मीरी स्टेज, ऑब्वियसली कश्मीर, श्रीनगर, एंडेंजर्ड है। साइबेरियन क्रिटिकली बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, क्योंकि उनका शिकार बहुत होता है जब ये माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे? नेशनल पार्क भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, फिर एक लिस्ट होती है IUCN रेड लिस्ट, 2004 में डॉक्यूमेंट हुई। इसके अंदर 784 स्पीशीज, जिसके अंदर 338 वर्टिब्रेट्स से, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स है जो लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके बारे में। लाइक एग्जांपल डोडो मॉरिशस के अंदर, कुआगा अफ्रीका के अंदर, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टेला सीका और रशिया के अंदर, बोली जवाम और कैस्टमैन, ये स्पीशीज ऑफ टाइगर जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक्सटिंक्ट क्यों होती है? मेन चीज है ना, क्यों हो रही है एक्सटिंक्ट। यहाँ पे पहले तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम ज़्यादा ही उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके ऐसे तैसी कर देते हैं एनिमल्स की, तो ऑब्वियसली एक टाइम बाद जब उनका ज़्यादा शिकार होगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो जाती है, मतलब नई स्पीशीज वहाँ पे आ जाती है। लाइक द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका had led eventually to extinction of ecological unique assemblage of more than 200 species of चिचलेट फिश लेक। मतलब एक नई फिश डाल दी नाइल, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाकी की सारी 200 स्पीशीज खत्म हो गई। मतलब ऐसी स्पीशीज देखो,
इकोसिस्टम एनवायरनमेंट अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है ना खुद, तो कभी एक्सटिंक्शन नहीं होगी। ये सारी एक्सटिंक्शन कभी होते हैं एलियन इन्वेजन, जब आर्टिफिशियली किया जाता है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, लेकिन गलती तो होती है। लाइक पार्थिनियम, लैंटाना, वाटर हाइसिन, इकॉर्निया, मैंने बताया टेरर ऑफ बंगाल, ये सारी क्या, अफ्रीकन कैटफिश, ये सारी एक ऐसी एलियन स्पीशीज है जिनकी वजह से कई सारी एलियन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। को एक्सटिंक्शन, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अ प्लांट एनिमल्स स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट in an obligatory way also become extinct when there's like plant और animal म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एक नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फिग ट्री है और वॉस्प है, वॉस्प नहीं रहा, फिग ट्री भी नहीं रहेगा। ऐसी कौन सी वाली चीज, ए के बगैर बी नहीं रहा तो ए कैसे रह लेगा, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस को कवर करता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन आज से शायद 2 या 3 साल पहले याद है अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो क्या होता है जब हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, फिर मतलब ऑब्वियसली यार सारी चीज़ें एक कॉमन कंक्लूजन पे ही आती हैं कि आप एनिमल्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, प्लांट्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, एक तुम्हें पता है एक चीज़ लिमिटेड है, तुम उसको अंधाधुंध इस्तेमाल करे जाओ, यूज़ करे जाओ, तो एक टाइम बाद वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अब बिल्डिंग्स वगैरह घर बनाने के लिए आप फॉरेस्ट ही खत्म करते जा रहे हो, फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो शहरों में आते हैं, शहरों में उनको मार दिया जाता है कि हमले कर रहे हैं। उसमें एनिमल्स की क्या गलती है, ह्यूमंस की गलती है। भाई अपने एरिया में लिमिटेड रहो, बी इन योर लाइन, मेंटेन योर लाइन। जरूरी थोड़ा ना कि तुम्हें इतनी दूर जाना, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। तो बेवजह में मारे एनिमल्स आते हैं। आई एम एनिमल लवर गाइस, तो नो ऑफेंड, ओके। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है? It is a term popularized by the Edward Wilson to describe combined diversity. Biodiversity important, like कुछ important है उसमें, जेनेटिक डाइवर्सिटी की अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स लेके अलग अलग जेनेटिक न्यू जेनेटिक लेवल की बनाना, जो कि क्या हो, हेल्दी हो, डोमिनेंट हो और आगे रह सकें। स्पीशीज डाइवर्सिटी मैंने पहले ही बताया था कि कैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड करती है एरिया वगैरह पे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि वेस्टर्न घाट्स उनके अंदर ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं ईस्टर्न घाट्स से, क्योंकि वो ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल होगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, आपको बर्फ़ सब देखने को मिलेगा, इसलिए इंडिया के अंदर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। जब हर तरीके का क्लाइमेट है तो हर तरीके की चीज़ें भी हैं। अच्छा, कुछ बायोडाइवर्सिटी लाइक ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ बताइए क्या है क्या नहीं है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा हमें पता है इंसेक्ट्स होते हैं, फिर मोलक्स आते हैं, फिर क्रूस्टासीन्स आते हैं, फिर अदर एनिमल्स। अब इसको याद कैसे करें? लाइक नंबर ऑफ स्पीशीज इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसको हमें पता है सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, फिर मोलस्क है, फिर क्रूस्टासीन्स और फिर अदर एनिमल्स। अच्छा, आप लोगों ने वो देखी होगी, कौन सी मूवी आई थी अभी यश की, KGF चैप्टर 2, उसमें एक सीन देखता है ना, लास्ट में कहता है कि वो कहता है कि आई एम CEO ऑफ एक दिस पता नहीं स्टील कंपनी, फिर वो कहता है आई एम CEO ऑफ इंडिया। तो आपको भी वही करना कि आई एम CEO, बस हमारे CEO की जगह हमारा CO होगा, तो आई एम CEO। आई मतलब इन्वर्टिब्रेट्स, और फिर क्या किस कौन सा आ जाएगा, इंसेक्ट्स। सबसे ज़्यादा क्या है, इंसेक्ट्स है, फिर क्या है, मोलस्क है, फिर क्या क्रूस्टेशियंस है, और फिर बाकी अदर एनिमल्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें करना है, देखो फिशेस सबसे ज़्यादा आती है, फिर मैमल्स, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस। तो हमें क्या करना है, एक लड़का FM नाम का एक लड़का जो कि बहुत वो है ब्रेव, तो हमें क्या करना है, FM है ब्रेव, FM है ब्रेव। FM फिश, मैमल्स,
बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, और किसकी बात हो रही है, वर्टिब्रेट की। फिर प्लांट्स, अब यहाँ पे प्लांट्स के नाम जादू करेंगे। फंग फूंग ला, फम फंग ला, फूम फंग ला। फूम मतलब फंगाई, फिर आ गया फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, इससे फर्न्स आ गया, इससे फंगाई आ गया, एल से क्या आ गया, लाइचन्स, ए से क्या आ गया, एल्गे। किसकी बात हो रही है, प्लांट्स की। ठीक है, पेड़ पौधे पे जादू, ये तीनों चीजें खत्म। या अब ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, और आखिरी चीज बची कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए, ऑब्वियसली पहली चीज तो कॉमन सेंस, एथिकल चीजें। आपका इन्वायरमेंट है, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। एक टाइम बाद सब चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको ही नुकसान आएगा, तो उस चीज को उस हिसाब से यूज करो ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी वो चीज देख सके। ठीक है, और दूसरा, more than 25% of drugs currently sold in market worldwide are derived from plants. प्लांट्स का बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोल निकाल रहे हो, पेट्रोलियम निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, सब चीजें करो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चीज एक्सटिंक्ट या खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो लिमिटेड सोर्स में, जिसको उसको कहते हैं नैरो उटिलिटेरियन, उटिलिटेरियन, नैरो उटिलिटेरियन। क्या होता है, इट कंसर्न्स अबाउट डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फूड फायरवर्ड्स, वही चीज। मोर देन 25% ड्रग्स जो होते हैं प्लांट से, तो ये उस चीज से मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत हो रही है। अगर हम ये चीज खत्म कर देंगे तो आगे हमारे पास ये चीजें नहीं आ पाएंगी। फिर आता है ब्रॉडली उटिलिटेरियन, it concerns about indirect benefits of nature like photosynthesis, pollination. This argument says that biodiversity plays an important major role in many ecosystem services that provide Amazon forest an estimate like Amazon forest 20% से ज़्यादा total oxygen अर्थ की बनाता है, pollination करता है, plants का मतलब plants के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली कैसे नेचर से कंसर्न, अब इसकी वॉट लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इकोसिस्टम पे इफेक्ट कर रही है, तो वो चीज़ और एथिकल तो है। ठीक है, तो गाइस हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, इकोलॉजी हमने खत्म कर दी है, फाइनली इकोलॉजी भी पूरी खत्म कर दी है। कल हम करेंगे प्लांट किंगडम, ओके, प्लांट किंगडम करेंगे, और फिर एनिमल किंगडम करेंगे। अगले हफ्ते हम करेंगे जेनेटिक्स। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद रहे, जेनेटिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस करेंगे, और बायोटेक करेंगे, और इनहेरिटेंस, तीनों चैप्टर हम निपटा देंगे अगले वीक में। तो अगले वीक की क्लासेस मिस नहीं करनी है गाइस। बी रेडी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।